हो गया बस। कहां तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो इसी में हम कंटिन्यू करेंगे और कीटोक्साइम और एल्डोक्साइम के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें ऑक्साइम, एक फंक्शनल ग्रुप होता है क्या? ऑक्साइम। क्लियर? तो ये दो टाइप के हो सकते हैं ऑक्साइम्स, एक हो सकते हैं एल्डोक्साइम और एक हो सकते हैं कीटोक्साइम। एक हमारे सामने रहेंगे एल्डोक्साइम, अभी बता देंगे कैसे क्या बनता है। एक हमारे सामने होते हैं कीटोक्साइम। आपको नाम से वैसे काफी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कुछ ऑक्साइम्स हैं, एक के सामने एल्डो मतलब एल्डिहाइड लगा हुआ है, एक के सामने कीटो मतलब कीटोन लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। ऐसे कार्बन नाइट्रोजन में क्या होता है? डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा होता है? OH। OH, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम ऑक्साइम बोलते हैं। कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होना चाहिए? OH, तो इसे हम ऑक्साइम बोल सकते हैं। और इस केस में हम सिन एंटी की बातें कर सकते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि यहां पर क्या रहता है? लोन पेयर। क्या रहता है? लोन पेयर। क्या बात आपको समझ में आई? अब सबसे पहले आते हैं एल्डोक्साइम पर। देखिए मैं यहां कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखने वाला हूं, आपको रिएक्शंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो अभी नहीं, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अगर हमारे सामने एल्डिहाइड दिया हुआ है, यहां पर तो H होना ही चाहिए, यहां पर R भी हो सकता है और H भी हो सकता है। ये कौन है? एल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन। देखिए ये हमारे सामने होता है, अमोनिया से एक H हटाकर क्या लगा दो? OH, तो इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। ये हमारे सामने रहेगा, इसके साथ रिएक्शन करवाई जाएगी। ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और इस रिएक्शन को स्लाइटली एसिडिक मीडियम में करवाया जाता है। किसमें करवाया जाता है? स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा एसिडिक मीडियम होता है। आपको ये सब याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, साफ बोल रहा हूं। जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से ऑक्सीजन और यहां से क्या हटा लिए जाते हैं? हाइड्रोजन। इसको डब्बा मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डब्बा मैकेनिज्म कहते हैं। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। यहां पर कौन रहेगा? OH। क्लियर? यहां पर H, यहां पर H भी हो सकता है और R भी हो सकता है, और नाइट्रोजन पर कौन रहेगा? OH। तो बेटा ये जो बनकर आया है इसे हम बोलते हैं एल्डोक्साइम। क्या बोलते हैं? एल्डोक्साइम। यानी कि ये ऑक्साइम कहां से बनकर आया है? एल्डिहाइड से बनकर आया है। कहां से बनकर आया है? एल्डिहाइड से बनकर आया है, इसलिए इसको एल्डोक्साइम का नाम दिया जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, ये जो ऑक्साइम है क्या ये GI करेगा? ध्यान से सुनना, इधर दोनों क्या है? अलग। इधर दोनों क्या है? अलग, लोन पेयर OH। और यहां पर अगर दोनों साइड H और H हुए तो ये GI नहीं करेगा, और एक साइड H और दूसरी साइड R हुआ, R कुछ भी हो तो ये GI। तो मुद्दे की बात यह है, ये तो आप एल्डिहाइड से ही बता सकते हो। देखिए यहां पर तो कौन था? लोन पेयर, जो कि पहले भी अवेलेबल है। मुद्दे की बात तो यह है कि इस कार्बन पर हमें देखना पड़ रहा है ना। तो कार्बन पर यहां देखो, अगर इस कार्बन पर H और H होते तो यहां पर भी क्या मिलते? H और, तो GI नहीं करता। और यहां पर H और R होते तो ये GI करता। यानी कि हम एल्डिहाइड को देखकर ही बता सकते हैं कि उसका बनने वाला ऑक्साइम GI करेगा या नहीं करेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई हमने फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्साइम बनाया, इसका ऑक्साइम बताओ, इसका ऑक्साइम GI करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इस पर ये दोनों ग्रुप क्या आ गए हैं? सेम। आगे भी क्या आएंगे? सेम। पक्का? अगर मैं आपसे पूछता कि भाई ये वाला जो एल्डिहाइड है, यहां पर H है और यहां पर CH3 है, बताओ इसका ऑक्साइम GI करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका तो नहीं करेगा और इसका GI करेगा। तो इसको बेटा हम बोलते हैं एल्डोक्साइम। क्या बोलते हैं? एल्डोक्साइम। वो एल्डोक्साइम है या नहीं है पहचानने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है। कार्बन पर अगर एक साइड भी H है तो एल्डोक्साइम होगा, क्योंकि वो कहां से आया होगा? एल्डिहाइड। और आप जानते हैं एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पर H होता ही होता है। पक्का? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कीटोक्साइम। अब बोलोगे सर हमें क्लियर हो गया, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। पहले रिएक्शन आपने किसके साथ करवाई थी? एल्डिहाइड के साथ। अब आप रिएक्शन किसके साथ करवा रहे होंगे? कीटोन के साथ। वही रिएक्शन होगी। आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इन सब पर ध्यान नहीं देना है। मैं तो कहता हूं आपको रिएक्शन पर ध्यान देना ही नहीं है। यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन चुरा लेंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे। यहां पर रहेगा OH, यहां पर है R डैश, यहां पर है
R, और ये रहेगा लोन पेयर। ये जो बनकर आया है बेटा, इसको क्या बोलोगे? कीटोक्साइम। क्या बोलोगे? कीटोक्साइम। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? यस, इट इज कीटोक्साइम। अब बताइए किस प्रकार की बातें यहां पर हो सकती हैं। ये कीटोक्साइम जीआई करेगा या नहीं करेगा, ये किस पर डिपेंड करता है? ये कीटोन पर डिपेंड करता है। मान लीजिए दोनों क्या हो गए? सेम। आर डैश का मतलब तो अभी क्या है? अलग अलग। मान लीजिए जो कीटोन है वो एसीटोन है। कैसीटोन है? एसीटोन। ये एसीटोन का ऑक्साइम जीआई करेगा क्या? यहां तो अलग है, मामला तो यहीं पर है। तो यहां पर CH3 आएगा, तो ये जीआई नहीं करेगा। और मेरे भाई मान लीजिए ये वाला अगर हमारे सामने कीटोन होता, तो अब बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? तो इसीलिए इसको लिखा जाता है आर और आर डैश, मतलब दोनों अलग। तो इसका ऑक्साइम जीआई करेगा। पहले यहां तक छापिए, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रसाद कह रहे हैं, सर मैं आपसे ऑर्गेनिक पढ़ना चाहता हूं, आपके प्रीवियस लेक्चर कैसे कवर करूं, प्लीज बता दीजिए। पढ़ के पढ़ना पड़ेगा बेटा, पीछे के जो लेक्चर्स हैं उनको आप पढ़ लीजिए और कवर हो जाएगा। या फिर आप थोड़ा सा 4-5 दिन का और इंतजार करें, उसके बाद हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, तो उसमें पीछे वाले टॉपिक की कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। मोहित, थैंक यू। वैसे इससे आगे भी जो टॉपिक आएगा उसमें बेटा कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बट क्लास मिस ना करें। और कुछ ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन देखते हैं ना, वो आधी अधूरी चीजें देखते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में आपने कंटिन्यूटी बना के रखी तो जबरदस्त सब्जेक्ट हो जाएगा, ये बता रहा हूं मैं आपको। और अगर आपने बीच में इधर उधर खेल किया, सुलझ जाएगा ये सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को आखिरी तक मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा लोग मरे ऑर्गेनिक में फिरते रहते हैं। फिजिकल तो फिर भी संभल जाती है, इनऑर्गेनिक में बोलता है चलो समझ में नहीं आता, याद कर लूंगा। यहां तो याद भी नहीं होता है। जल्दी जल्दी निपटा देंगे। तो किसी एल्डिहाइड को या कीटोन को देखकर बता सकते हैं कि उसके बनने वाला ऑक्साइम जीआई करेगा या नहीं? डेफिनेटली बता सकते हैं हम। आगे बढ़ सकता हूं। हालांकि मैं बता दूं यहां से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि सीन एंटी नेमिंग आपके सिलेबस में नहीं है। पढ़ाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आप पहले भी पढ़ के बैठे हैं। नहीं पढ़ा था सीन एंटी? पढ़ा था। डिस्कशन ओवर। अब हम पढ़ रहे हैं तो इसको निपटाना है। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं एल्डोक्साइम्स में सिन एंटी कैसे पहचानते हैं। क्या यहां पर सिन एंटी की कंडीशन फुलफिल हो रही है? यस। मैंने बोला था कम से कम एक साइड लोन पेयर होना चाहिए, देखो ये रहा लोन पेयर। कम से कम एक साइड लोन पेयर होना चाहिए, देखो ये रहा लोन पेयर। क्या ये बात सत्य है? यस। तो यहां पर इस प्रकार की बातें की जा सकती है। अब आगे बढ़ सकता हूं क्या? लिखने का कार्यक्रम जो है ना वो जल्दी जल्दी किया करो, वरना पेपर के बाद तुम्हारे क्रियाक्रम का प्रोग्राम हो जाएगा। स्पीड नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। नीट स्पीड मांगता है भाई साहब, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए, सिलेक्शन के बारे में भूल जाना। क्या फाइनल कौन सा होता है? अच्छा माइनर, माइनर में आ सकता है, पढ़ा रहा हूं तो। आगे बढ़ जाऊं? चलिए नेक्स्ट अब हम एल्डोक्साइम्स में बात कर लेते हैं। किसमें बात कर लेते हैं? एल्डोक्साइम्स में, कि किस प्रकार से हम एल्डोक्साइम्स में जीआई की सॉरी सिन एंटी की बातें करेंगे। देखिए अगर अपन बात करें एल्डोक्साइम, तो बताओ एल्डिहाइड के ऊपर ध्यान से बताना, एल्डिहाइड के ऊपर H मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। दूसरी साइड H नहीं होना चाहिए, क्योंकि H हो गया तो जीआई नहीं करेगा। तो अगर अपन बात करें यहां पर कौन होता है? OH। और कौन मिलेगा? लोन पेयर। अगर H और लोन पेयर किधर हैं? सेम साइड। कौन किस किस को देखना है? H को देखना है। और इधर किसको देखना है? OH को। तो हम क्या बोलेंगे इसको? सिन। क्या बोल देंगे? सिन, कि भाई साहब ये सिन है।
अगर मान लीजिए H और OH कहां पर है, ऑपोजिट साइड, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, एंटी। यहां पर H है, यहां पर R है, यहां पर रहेगा OH और यहां पर रहेगा लोन पेयर। डबल बॉन्ड के ये दोनों कहां पर हैं, ऑपोजिट साइड। किसको देखा जा रहा है, H को और OH को, पक्का। तो इस केस में हम बोल देंगे एंटी। क्या अब इसको लिखने की जरूरत है क्या, चाहो तो आप लिख भी सकते हो, H and OH on the same side of double bond. On the same side of double bond. और यहां पर क्या रहेगा, H and OH on the opposite side. On the opposite side of double bond. On the opposite side of double bond. अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे याद रख सकता हूं तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। H और H सेम साइड तो क्या बोल देंगे भाई, सिन। H और H अपोजिट साइड तो क्या बोल देंगे, एंटी। निपटा दिया है क्या, जो भी ऑनलाइन वाले हैं वो साथ के साथ नोट्स बनाते रहेंगे भाई, अगर आपको समझना है तो। कभी इसी का प्रिंट आउट निकाल के लेकर चले जाओ, कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जो नोट्स खरीद लाते हैं मार्केट से और बस बैठ के सुनते रहते हैं, कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करोगे। ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी, ऑर्गेनिक का कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आएगा नहीं, पक्का। चलिए आगे बढ़ता हूं। ये तो हो गया किसके अंदर, एल्डोग्जाइम्स के अंदर। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने ये दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये सिन कॉन्फ़िगरेशन रखेगा या एंटी कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, तो बताइए आपके क्या ख्यालात है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, एंटी। H और OH डबल बॉन्ड के कहां पर हैं, ऑपोजिट साइड, तो ये हमारे सामने एंटी कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, पक्का। चलिए अब आ जाते हैं कीटोक्साइम्स में। किस में आ जाते हैं, कीटोक्साइम्स में। इसमें क्या है कि अलग अलग बातें की जाती हैं, अलग अलग किताबें क्या कर लेती हैं, अलग अलग बातें। तो देखिए इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न है नहीं, तो आपसे ये बातें करेगा भी नहीं। अब आप समझिए, अगर एल्डिहाइड है तो कंफर्म है कि उसमें कार्बोनिल कार्बन पर H मिलेगा ही मिलेगा। देखो तो आप H और उधर कौन मिलेगा, OH, उसके रेफरेंस बात कर सकते हैं। लेकिन कीटोन में तो H होता ही, दोनों साइड क्या होते हैं कार्बन के, R। तो इस केस में ऐसी बातें नहीं होती हैं। कैसे बातें होती हैं, ध्यान से सुनना। ये आप लोगों के सामने क्या है, कीटोक्साइड क्या है। सबसे पहले बताइए, अगर अपन बात करना चाहें तो क्या ये जीआई कर रहा है, दोनों अलग, दोनों अलग, यस सर जीआई तो कर रहा है। अब कीटोन है, ये किससे बनकर आया होगा, कीटोन से, क्योंकि एल्डिहाइड होता तो यहां पर एच होना चाहिए था, तो ये कीटोन से बनकर आया है। अब इसमें कैसे लिखा जाता है, देखो अगर आप देख रहे हो ना तो CH3 और OH किधर है, सेम साइड, तो इसका जब नाम लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, सिन। सिन का मतलब आप वही लिखो जो सेम साइड है। तो बताओ OH के सेम साइड कौन है, मिथाइल है कि इथाइल है, मिथाइल, तो इसको लिखा जाएगा सिन मिथाइल। रुकिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सिन मिथाइल का मतलब क्या है, मिथाइल OH की साइड है, और सही बात है, मिथाइल किसकी साइड है, OH की साइड। तो सिन मिथाइल, और उसके बाद कौन बच गया है, इथाइल, और क्या लिख देंगे, कीटोक्साइम। क्या लिख देंगे, कीटोक्साइम। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि ये मिथाइल के रिस्पेक्ट में तो सिन है और इथाइल के रिस्पेक्ट में एंटी। अगर मैं इसको लिखूं ऐसे एंटी, कैसे लिखूं, एंटी, तो अब वही आएगा जो OH के अपोजिट है। अब OH का अपोजिट मिथाइल है कि इथाइल है, इथाइल, तो फिर इसका नाम यहां से शुरू होगा, एंटी इथाइल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, एंटी इथाइल मिथाइल, और क्या बोल दोगे इसको, कीटोक्साइम। क्या ये बात आपको समझ में आई, नाम पढ़कर आप बता सकते हो कि कौन किधर है। सिन, सिन का मतलब जो OH के सेम साइड है, कौन है, मिथाइल। एंटी मतलब जो OH के अपोजिट साइड है, कौन है, इथाइल। खत्म हो गई कहानी, छाप लीजिए। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई, जल्दी का मतलब होता है जल्दी।
जबरदस्त लेवल पर मेहनत करनी है आप लोगों को, शानदार तरीके से। और डे 1 से ही अगर आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको कहीं तकलीफ नहीं आएगी। एक बात अपने दिमाग में उतार लेना, अब नहीं तो कभी नहीं। जो टॉपिक छूट गया सो छूट गया। एक ही तरीका है कि माइनर टेस्ट से पहले पहले उसको कैसे भी करके कवर कर दो। अगर एक टेस्ट आपने स्किप कर दिया ना और कोई क्लास मिस हो गई थी, यकीन मानिए वो टॉपिक दोबारा नहीं होना फिर, और वो टॉपिक हर बार तकलीफ देगा जब जब पेपर में आएगा। तो आपके पास 2 छुट्टियां रहती है, संडे की छुट्टी रहती है, थर्सडे की छुट्टी रहती है, तो अब उसको मैनेज करना आपका काम है। मैं आपको बता दूं, यहां से जो बातें सुन के जाती है ना, वो 5 या 10% लोगों पर ही वो बात काम करती है, बाकी पर काम नहीं करती। कुछ क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। कुछ तो उससे भी एडवांस लेवल के हैं कि जब बात काम की नहीं तो मैं सुनूंगा ही नहीं। और पढ़ने की बातें नॉर्मली काम की नहीं होती है। निपटा दिया है क्या? चलिए नेक्स्ट जो हमारे सामने रहेगा, तो हमने नेमिंग वाला पार्ट भी सक्सेसफुली क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। कौन जीआई करेगा नहीं करेगा ये भी कवर कर दिया है। देखिए आप थ्योरी पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस जब मैं कहूंगा तब सॉल्व करने शुरू करने। मैं चाहता हूं कि आप भूल जाएं, क्या करें, भूल जाएं, ताकि आपको नोटबुक एक बार और पढ़नी पड़े और उसके बाद वो परमानेंट मेमोरी में आ जाएंगे। एक बार हर चीज भूल दी जाती है, याद रखना। एक बार से कोई कितनी भी अच्छे समझ में आई हो, एक बार डिलीट होगी होगी ऑर्गेनिक की बात। अगर किसी ने वापस रिवाइज कर लिया उसको तो फिर वो परमानेंटली हो जाती है दिमाग के अंदर। तो हर चीज एक बार डिलीट होनी तय है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पार्ट हमारा रहेगा, दैट विल बी कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हेडिंग लगा देंगे नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप शब्द ना कहें कि तो पीपीटी ले आया है उससे पढ़ा रहा है, जहां रिक्वायर्ड होगा वहीं पर की जाएंगी बातें, ठीक है? क्योंकि इसमें जो अगली क्लास है उसमें जो एक्सपेरिमेंट था उसको दिखाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए चीजें लेकर लाए हम। हाँ हो सकता है आगे क्वेश्चंस हम लेकर आ जाएं, क्योंकि मैं लिखूंगा उससे बढ़िया आप डायरेक्ट ही लिख लें। तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है? देखिए टोटल जीआई जब आप काउंट कर रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब आप क्या कर रहे होंगे, काउंट, तो सबसे पहले आपको देखना है मॉलिक्यूल को कि आपका मॉलिक्यूल कैसा है। तो मॉलिक्यूल 2 टाइप के मिलेंगे, एक तो मॉलिक्यूल आपको मिलेगा अनसिमेट्रिकल और एक मॉलिक्यूल मिलेगा आपको सिमेट्रिकल। लेकिन सर मेरा तो पहला ही सवाल ये है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? वो मैं बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 2 टाइप के आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। अगर आपका मॉलिक्यूल कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, तो आपको टोटल जो जीआई बताने हैं वो बताने हैं 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n। सर ये n क्या है मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका मॉलिक्यूल मिलेगा कैसा, सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल में भी फिर n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर n की वैल्यू क्या है, इवन, तो फॉर्मूला ये लगेगा, और n की वैल्यू ऑड है तो फॉर्मूला ये लगेगा। अब सुनते जाओ मेरी बात को, इसमें फॉर्मूले में किसी को डाउट नहीं आता है, 2 रेज़ टू पावर n सिंपल है, याद रहेगा। दूसरी बात, मैक्सिमम चांसेस है नीट जब भी क्वेश्चन पूछेगा इधर से पूछेगा, ये ध्यान से नोट डाउन किया करो, क्योंकि आप एक बात को एक्सेप्ट करो, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद हर बच्चे को 100% समझ में नहीं आता है। अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि मैंने पढ़ाया है, कैसे समझ में नहीं आएगा, सबको समझ में आया होगा, तो यकीन मानिए मैं कोई मानसिक रोग से ग्रस्त हूं। क्लियर? मैं जानता हूं सबको सारी बातें एक लेवल पर समझ में नहीं आती हैं, और आप भी इस बात को मानते हो कि सभी सब्जेक्ट का लेवल आपका भी सही नहीं है। किसी को ऑर्गेनिक अच्छे लगते, किसी को बिल्कुल नहीं लगते, किसी को फिजिक्स बहुत अच्छे लगते, किसी को बिल्कुल नहीं लगती है। तो जिनको कम समझ में आती है ऑर्गेनिक, वो ऐसी चीजें नोट डाउन करें कि भाई अपन तो वही काम पढ़ेंगे जो अपने काम का है, ऐसे कचरे को साइड से हटाते हुए चलेंगे। क्योंकि क्या पढ़ना है मेरे पढ़ाने के बावजूद, ये आपकी खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो नीट के जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं, जो आज तक पूछे गए हैं, वो कहां से पूछे गए हैं, अनसिमेट्रिकल केसेस से ज्यादा पूछे गए, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n से आंसर आ जाते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। अब इसमें जो फॉर्मूला है ये बच्चे को कई बार क्या कर देता है, प्रेशर, कि ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वाला केसेस हमारे सामने है, तो कैसे हम इवन ऑड में याद रखेंगे। सबसे पहले देखो दोनों में कॉमन क्या है, 2 रेज़ टू पावर n-1, यस 2 रेज़ टू पावर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आगे दोनों में बात क्या है, अलग अलग। अब एक बात सुनना, अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2 रेज़ टू पावर 0.5, वैल्यू बताओ क्या आएगी, 2 रेज़ टू पावर 0.5, आप नहीं बता सकते थ्योरेटिकली।
आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी यहां पर। या फिर मैं लिख दूं 2⁻³ बताइए या 8 बताइए तो आप खटैक से आंसर दे सकते हैं। 2⁻, मैं लिख दूं 4 बताइए तो आप बोल दोगे 16। खटैक से जवाब दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते हैं? तो यहां तो खटैक से जवाब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो होल नंबर या एक इंटीजर होना चाहिए। तो जब आपके सामने भी आएगा तो वो क्या आएगा? एक होल नंबर या क्या आएगा? इंटीजर। तो इस सिचुएशन में अगर n इवन है, क्या है? इवन। तो देखिए इवन नंबर होगा तो हम उसको पहले कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से, क्योंकि इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा? इंटीजर मिलेगा, नहीं मिलेगा? फिर उसमें से क्या करेंगे? -1। अगर n ऑड है, क्या है? ऑड। इवन का मतलब 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। अगर ऑड है तो देखो ऑड में से पहले एक क्या करेंगे? -1 और फिर क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं अगर मान लीजिए n की वैल्यू 3 आई तो पहले क्या करेंगे? 2⁻³ -1। 3 - 1 ऑड नंबर से एक घटा दो, तुरंत इवन बन जाएगा। और फिर उसको कितने से डिवाइड कर देंगे? 2 नंबर से। अब वापस से फॉर्मूला देखो, ये वाली टर्म दोनों में क्या है? कॉमन। यहां तक क्लियर? इसमें n अगर इवन है तो पहले 2 से डिवाइड फिर -1, अगर ऑड है तो पहले -1 क्या बन जाएगा? इवन, और फिर 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। अब मैंने बता दिया है कि भाई वहां पर वेयर n क्या है? इज द नंबर ऑफ RRS विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स। RRS नहीं है सारे के सारे, वो RRS जो GI शो कर रहे हैं। पक्का? तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करके लाएंगे, फिर एग्जांपल्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी निपटा देंगे। एन क्या है? टोटल RRS है या वो RRS जो GI कर रहे हैं? वो RRS जो GI कर रहे हैं। अभी 7 मई को नीट का पेपर है। जिन लोगों के देखना अच्छे मार्क्स आएंगे उनका माहौल क्या रहेगा? अलग। लेकिन वो माहौल, जूते से मारूंगा राक्षस को, लेकिन वो 7 मई के बाद का माहौल बनाने के लिए उन्होंने साल भर या कुछ लोग तो 2 साल से या 3 साल से मेहनत कर रहे हैं। 7 मई के बाद आपके दिन कैसे गुजरेंगे वो 7 मई से पहले के दिन डिसाइड करेंगे। अगर पहले मस्ती से गुजरे हैं तो फिर आने वाला जीवन संकट में भी निकल सकता है, और पहले आपने मेहनत की है तो फिर रिलैक्स तो आगे भी नहीं। देखो ऐसा नहीं तो MBBS कॉलेज में चला गया एकदम रिलैक्स हो गया, राजा की तरह से गेट पे सोया रहेगा। जब तक जिंदा है मेहनत करते रहना पड़ेगा। मरने के बाद अलग बात है, उठा के भी कोई और ले जाएगा, फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और मेहनत करो और एक्सपर्ट बनो। क्या बनो? एक्सपर्ट। आप भी डॉक्टर बन के आओगे, आपके दोस्त भी डॉक्टर बन के आएंगे। जैसे कोटा सिटी में अगर पूछा जाए बेस्ट सर्जन तो 1 या 2 नाम निकल के आएंगे। बेस्ट न्यूरो पूछा जाए 1 या 2 नाम निकल कर आएंगे। आपकी भी सिटी में कोई फेमस डॉक्टर होता है जिसका नाम सबसे ज्यादा चलता है, उसके यहाँ इतनी लाइन लगी रहती है कि 2-2 दिन का अपॉइंटमेंट रहता है। और एक यहाँ पर ऐसा होता है जो डॉक्टर बेचारा बैठ इंतजार करता रहता है कब आए पेशेंट, कब आए पेशेंट। दोनों MBBS MD MS हो सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या रहेगा? एक्सपर्टीज का। जिसने बहुत अच्छे से मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की होगी भाई उसका लेवल अलग ही रहेगा। एक्सपर्टीज की तरफ जाना है आप लोगों को जीवन में, हमेशा ध्यान रखना। निपटा दिया है क्या? पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एग्जाम्पल हमारे सामने है कि अब आपको कैलकुलेट करना है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिख लीजिए, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पहला क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब सर मेरे दिमाग में ना एक डाउट रह गया है, क्या? मुझे ये नहीं चमकेगा कि कब कोई मॉलिक्यूल को मैं सिमेट्रिकल मानूं और कब किसी मॉलिक्यूल को मैं क्या मान लूं? अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल मुझे डाउट क्रिएट करेंगे सर। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने आया, मैं इसको ढंग से लिख देता हूं। CH3 यहां पर रहेगा CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, यहां पर CH2CH3।
मैं इसको C2H5 को ऐसे लिखा जा सकता है, देखो CH2CH3। अगर मैं आपसे पूछूं ये आपके सामने कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग चलती है टर्मिनल टू टर्मिनल। आप बताइए नंबरिंग दोनों टर्मिनल से हो सकता है या एक ही टर्मिनल से होगा? किधर से होगा? इधर से। इधर से डबल बॉन्ड कहां पड़ता है? नजदीक, 2 नंबर पर। यहां से डबल बॉन्ड जो आएगा वो 2 नंबर पर आएगा, और यहां से जो डबल बॉन्ड आएगा वो 3 नंबर पर आएगा। तो इसमें नंबरिंग आप कहां से कहां जाएंगे? लेफ्ट टू राइट, ना कि राइट टू लेफ्ट। जब एक ही साइड से नंबरिंग हो रही हो ना, तो समझ जाओ मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल कैसा है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब नंबरिंग एक ही साइड से आप कर पा रहे हो तो वो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है मेरे भाई? अनसिमेट्रिकल। तो पहला डिसीजन आपने ले लिया, ये मॉलिक्यूल कैसा निकल कर आया आप लोगों के सामने? अनसिमेट्रिकल। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, दिस मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन की। बताइए एन की वैल्यू कितनी रहेगी? वेयर एन इज द नंबर ऑफ आरआरएस विच शोज जीआई, विच शोज जीआई। तो बताइए क्या ये आरआरएस है? यस। और क्या ये जीआई शो करेगा? यस। CH3H लगा हुआ है, उधर H और पूरा अलग ग्रुप लगा हुआ है। एक ये भी आपके सामने आरआरएस है, क्या ये भी जीआई शो करेगा? यस। सो वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू कितनी रहेगी? 2। तो बताइए टोटल जीआई कितने बनेंगे मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 raised to power n, 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। पक्का? यस। 2 खोड़ी का सवाल जल्दी निपटाएंगे। अनसिमेट्रिकल कैसे पता चल जाएगा आसानी से? जब नंबरिंग आप एक ही साइड से कर पाओ, जब नंबरिंग आप एक ही साइड से कर पाओ तो समझ जाना चाहिए कैसा है? अनसिमेट्रिकल। तो समझ जाना चाहिए कैसा है? अनसिमेट्रिकल। क्लियर? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी जबरदस्त पार्टिसिपेशन चल रहा है भाई आज। आगे बढ़े? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? अरे हाँ या ना? मूर्तों की तरह मत बैठे रहा करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पहचानिए सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? देखो सिमेट्रिकल में तो इधर से और उधर से देखोगे दोनों साइड से कैसा दिखेगा? एक जैसा। ये दिख ही नहीं रहा है। क्लियर? साफ पता चल रहा है, इधर फिनाइल उधर फिनाइल है ही। सिमेट्रिकल तो दोनों साइड से एक जैसा दिखेगा। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका? अनसिमेट्रिकल। पक्का? पहला डिसीजन हो गया है, मॉलिक्यूल हमारे सामने है अनसिमेट्रिकल। पक्का? यस। बताइए फिर नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा वैल्यू ऑफ एन। पता कीजिए। देखिए ये पीएच है, फिनाइल ग्रुप है। ए ध्यान से सुनो, ये पीएच है, कौन सा ग्रुप है? फिनाइल। बताइए इसमें कोई डबल बॉन्ड जीआई करेगा क्या? नहीं। रिंग साइज 6 की है। एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड तभी जीआई करता है जब रिंग साइज 8 या 8 से ज्यादा की हो। हाँ या ना? तो मेरे भाई यहां पर जीआई की कोई उम्मीदें नहीं है। ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा क्या? करेगा। रिंग जीआई करेगी क्या? यस। तो जब रिंग के, देखिए रिंग जब 2 एटम की वजह से जीआई कर रहा हो, ध्यान से सुनो, रिंग जब 2 एटम की वजह से जीआई कर रहा हो तो उसमें एन की वैल्यू कितनी मान लेनी है? 1। रिंग एक आरआरएस का काम करेगी और इस ये जीआई शो कर रहा है, तो एक एन तो इस डबल बॉन्ड का हो गया, एक किसका हो गया? रिंग का। बताइए क्या यहां पर इसका अपने को काउंट करना चाहिए? नहीं। ये आरआरएस तो है लेकिन ये जीआई नहीं करेगा। पक्का? तो एन की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 2। पक्का? यस। तो फिर आगे बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीआई बताइए जल्दी से। टोटल नंबर ऑफ जीआई दैट इज सिमेट्रिकल आइसोमर्स कितने रहेंगे? 2 raised to power 2 is equal to 4। पक्का? चलिए अगले क्वेश्चन पर हाथ साफ करेंगे मेरे भाई जल्दी से। समय नहीं है आपके पास, समय नहीं है आपके पास। अगले क्वेश्चन पर जल्दी से हाथ साफ करेंगे। पहला डिसीजन लेंगे, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? एक बार इधर से देखना शुरू करो, एक बार उधर से देखना शुरू करो। एक जैसा लगेगा तो सिमेट्रिकल वरना अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। बहुत सही डिसीजन आपने ले लिया है। मॉलिक्यूल आप लोगों के सामने रहेगा अनसिमेट्रिकल। कैसा रहेगा? अनसिमेट्रिकल। पक्का? यस। एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा? करेगा। क्या ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा? करेगा। क्या रिंग जीआई करेगी? यस। तो एन की वैल्यू 1 ले लेना रिंग की वजह से, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो बताइए टोटल जीआई क्या रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू, अनसिमेट्रिकल के केस में 2 raised to power n, 2 raised to power 3 इज इक्वल टू 6। हाँ तो ध्यान रखना इस बात का, मैंने तो 8 ही लिखा, तू 6 लिखेगा किसी दिन।
ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगले मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए जल्दी से। पहले बताओ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। देखो इधर से देखना शुरू करो, उधर से देखना शुरू करो, एक जैसा लगेगा। ये होता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। मिथाइल मिथाइल, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्लियर? नंबरिंग इधर से कर ले, नंबरिंग उधर से कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला डिसीजन आप ले चुके हैं मेरे भाई, मॉलिक्यूल कैसा है? अरे बोलना, सिमेट्रिकल। पक्का? यस। एन की वैल्यू नहीं बताई आपने, एन इज इक्वल टू 2। ये डबल बॉन्ड भी जीआई करेगा, और मेरे भाई ये डबल बॉन्ड भी जीआई करेगा। एन की वैल्यू कितनी है? 2। अब सिमेट्रिकल के केस में आप जानते हैं फॉर्मूला थोड़ा सा बदलता है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल जीआई कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स, तो फॉर्मूला 2⁻n-1। ये कॉमन होता है इवन और ऑड दोनों केस में, ठीक है। प्लस अब देखो इवन है तो पहले एन को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, और फिर क्या करेंगे? -1। पक्का? यस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2⁻2 -1 प्लस 2⁻2 डिवाइडेड बाई 2 - 1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2⁻1 प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 -1 0, तो 2⁻0, और किसी की भी पावर 0 कितना हो जाता है? 0। पक्का? मैंने तो 1 लिखा है, तू 0 मत लिख देना। किसी की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1। आप देखो अगर ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता तो कितने आने चाहिए थे? 4। सिमेट्रिकल में कितने आए? 3। यानी कि किसी भी कंपाउंड के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बनते हैं वो बनते हैं 2⁻n। और वो किस केस में आएंगे? सिमेट्रिकल के केस में आएंगे या अनसिमेट्रिकल के केस में? अनसिमेट्रिकल के केस में। तो डेंजर जोन में जाने देने एक बात, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, किसी भी कंपाउंड के मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर, इनमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आ जाएंगे। कितने होते हैं? 2⁻n। 2⁻n से ज्यादा किसी के स्टीरियो आइसोमर नहीं हो सकते। 2⁻n से ज्यादा किसी के भी स्टीरियो आइसोमर नहीं हो सकते, यह आपको मालूम होना चाहिए। पक्का? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2⁻n, और वो किस केस में मिलेंगे? अनसिमेट्रिकल के केस में। अनसिमेट्रिकल के केस में, अनसिमेट्रिकल के केस में। पक्का? यस। तो फिर अगर अपन बात करें तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए क्वेश्चन तो आपको खुद से करने चाहिए। हर क्वेश्चन को ऐसे करो जैसे आप एग्जामिनेशन सेंटर में कर रहे हो, वही प्रेशर आपको क्लास में फील होना चाहिए। पहली बार में सही आंसर आना चाहिए। अगर यहां पहली बार में गलत आंसर आता है और मेरे बताने के बाद आपका आंसर करेक्ट होता है तो यकीन मानिए पेपर में वो आंसर नेगेटिव करवाएगा आपका। कोशिश कीजिए फर्स्ट टाइम में करेक्ट आंसर आ जाए, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब डिपेंड ये करता है प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे हो, कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे बढ़ सकता हूं? अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी जल्दी खोपड़ा चलाएंगे। पहला डिसीजन लो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अरे देखो यहां से दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है, यहां से तीसरे, तो क्लियर तो हो रहा है अनसिमेट्रिकल है। एकदम दिमाग से पैदल हो, अनसिमेट्रिकल। पक्का? यस। अब अगला डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या? एन की वैल्यू जल्दी से फाइंड आउट कर मेरे भाई, एन की वैल्यू जल्दी से फाइंड आउट कर। गर्दन तोड़ दूंगा जल्दबाजी की तो, बिना मुंडी के घर जाएगा। हाँ ऐसे चल रहा है, ऐसे बोलो 1 2 3 4 5, कोई तो आएगा यार। ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा, पहले बता। अलग है, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अलग है, जीआई करेगा। ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा, जल्दी बता। करेगा, क्योंकि इस पर भी दोनों साइड क्या है? अलग अलग। तो 2n तो यही हो गए। रिंग जीआई करेगी क्या? यस। अबे दिमाग से पैदल इंसान, इन दोनों एटम्स की वजह से रिंग भी तो जीआई करेगी। सर वो मेरे को याद नहीं आया, याद रखने के लिए एक मजदूर रख ले, वो बताता रहेगा तुझे ना। पता चला मजदूर का सिलेक्शन हो गया, तू रह गया, तो घर वाले कहते हैं काश हमारे घर मजदूरी पैदा हो जाता। ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा क्या?
एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड जीआई करेगा या नहीं करेगा, यह केवल रिंग साइज ही डिसाइड करती है, और रिंग 6 की है, माफी चाहेंगे, जीआई के लायक नहीं है। तो बताइए रिंग को एन कितना मानना है, 1, एक ये, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब बता दीजिए टोटल जीआई जल्दी से मेरे भाई, टोटल जीआई कितने बनेंगे, तो ये रहेगा 2 रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 6। कितने, 8। मैंने तो 8 ही लिखे हैं, तुम गलती मत कर देना। अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से खोपड़ा खराब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से खोपड़ा खराब करेंगे मेरे भाई। खराब करने के लिए खोपड़ा होना भी चाहिए। हाँ ये बात भी सही है सर, और बिना दिमाग के आप यहां तक पहुंच गए हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, कॉलेज भी पहुंच ही जाएंगे। नहीं मेडिकल कॉलेज में तो कभी भी जा सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, बट पेशेंट के तौर पर। निपटा दिए हो क्या? पहले बताओ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल कौन बोल रहा है अबे? दोनों साइड से तो एक जैसा दिख रहा है, वो अपनी आंखों का इलाज करवाओ। सिमेट्रिकल पक्का? तो बताइए n की वैल्यू क्या रहेगी यहां पर, 3। 3 इवन है कि ऑड है? ऑड। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा टोटल जीआई के लिए, फॉर्मूला बताओ। टोटल नंबर ऑफ जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फॉर्मूला लगेगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1, ये तो कॉमन ही होता है सभी में। फिर अगर ऑड है तो पहले क्या बनाएंगे उसको, इवन, 2 रेज टू पावर n माइनस 1, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। पक्का? तो अगर आप यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1। पक्का? यस। देखो एक n इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और एक किसकी वजह से, रिंग की वजह से। तो ये प्लस रहेगा 2 रेज टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या आने वाला है, 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 माइनस 1, 2 डिवाइडेड बाई 2, 1 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। आप देखो फिर से 2 रेज टू पावर n से कम आए क्या? यस। अगर अनसिमेट्रिकल में n की वैल्यू 3 होती, कितने आते, 8, और यहां कितने आए, 6। मैंने बोल दिया ना कि मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स जो बनते हैं वो अनसिमेट्रिकल के केस में बनते हैं, और वो कितने रहेंगे, 2 रेज टू पावर n। पक्का? चलिए नेक्स्ट, अभी अपन इसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन और करेंगे, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 7। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों का दिमाग चलता भी है या नहीं। नहीं चलता है तो राक्षस बहुत लेट पता चला है तुझे इस बात का। रिंग साइज पहले ठीक से देख लेना, चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को, और जलील करने के अलावा भी कुछ करें। उसके लिए तो सर कहने की जरूरत ही, कुछ तो पैदा ही जलील करने के लिए हुए हैं। घर वाले बोलते हैं इसको बहुत मजा आता है हमारी बेइज्जती करवा के। जल्दी जल्दी निपटा देंगे। दिक्कत कहां पर आएगी, एन की वैल्यू पहचानने में। दिक्कत कहां पर आएगी, एन की वैल्यू पहचानने में। एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। कितने लोगों की आ रही है? चलिए आई थिंक ये सही है। बाकी बाकी सर चमक नहीं रहा है हमको, कुछ कीजिए, तंत्र मंत्र पढ़िए। सबसे पहले चलिए अब इधर चलते हैं, तुम्हारे भरोसे तो पूरा दिन निकल जाए, तुम आगे बढ़ने वालों में से नहीं हो। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। पहला डिसीजन हो चुका है, यस। ये लीजिए अनसिमेट्रिकल। मैं आपको बता दूं वैसे क्वेश्चंस आते नहीं नीट के अंदर, ऐसा नहीं आएगा, हवाबाजी क्वेश्चन है। आप बताइए क्या ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा? करेगा पक्का, 101% करेगा सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो ये लीजिए, एक तो एन की वैल्यू आ गई। ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा? करेगा, एक एन की वैल्यू आ गई।
ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा क्या? नहीं करेगा। एक साइड भी सेम आते जीआई नहीं करेगा। क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना है। अब अगर अपन बात करें रिंग जीआई करेगी क्या? इन दोनों एटम्स की वजह से रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगी। पक्का? यस। अब बताओ ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा क्या? दिस इज एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। और ये जीआई करेगा कि नहीं करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन रिंग साइज। और रिंग कितने की है? तो ये भी जीआई करेगा। तो एन की वैल्यू बताओ। एक इसके लिए, फिर एक इसके लिए, फिर एक इसके लिए, फिर एक रिंग के लिए। टोटल कितनी हो गई? 4। तो टोटल जीआई तो बता दे मेरे भाई। टोटल नंबर ऑफ जीआई 2⁴ इज इक्वल टू 8। पक्का? अगले क्वेश्चन पर खोपड़ा खराब करो जल्दी से। अगले क्वेश्चन पर खोपड़ा खराब करेंगे जल्दी से मेरे भाई। ये कहां गायब हो गया भाई? आ गया, आ गया। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। जल्दी का मतलब होता है जल्दी। पहले पहचानो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे हो सकता है? यहां फ्लोरीन लगा है, वहां कैसे हो सकता है सिमेट्रिकल? ये तो मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। एन की वैल्यू जल्दी से बता दो। एन की वैल्यू कितनी रहेगी? ये डबल बॉन्ड भी जीआई करेगा और ये भी जीआई करेगा, तो एन की वैल्यू रहेगी 2। पक्का? यस। अब बताओ टोटल जीआई क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2⁻² इज इक्वल टू। पक्का? यस, दैट्स इट। ये क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से निपटाएंगे। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ये रिंग वाला जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा। जल्दी से निपटाएंगे। 4 आ रहा है क्या? सबसे पहले बताओ सिमेट्रिकल दिख रहा है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल। पक्का? बहुत ही सही जवाब आप लोगों ने दिया है, अनसिमेट्रिकल रहेगा। एन की वैल्यू, क्या ये रिंग जीआई कर रही है? यस। क्या ये रिंग भी जीआई कर रही है? यस। उन एटम्स को हाईलाइट किया जहां से वो जीआई कर रही है। सो वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू क्या रहेगी? 2। तो टोटल जीआई मेरे हिसाब से आप बता सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2⁻² इज इक्वल टू 4। पक्का? यस, दैट्स इट। परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये नीट में आने लायक क्वेश्चन है, ऑनेस्टली बता रहा हूं। ये कभी नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा, इसके भी कोई मतलब नहीं है। और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे अगर अपन बात करें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। रिंग वाला बीच में नीट लेता ही सीधे डबल बॉन्ड पर पूछता है। किस पर पूछता है? डबल बॉन्ड पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए रिंग के केस में एक मामला रहता है। मान लीजिए रिंग में, मान लीजिए ये आपके सामने आ जाए, यहां पर आपने सीएल लगा दिया है, यहां पर सीएल लगा दिया है, यहां पर सीएल लगा दिया है। क्लियर? अब आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। यही तो डिफरेंस बताना चाह रहा हूं। कितने एटम्स की वजह से ये जीआई कर रहा है? इस पर अलग, इस पर अलग, और इस पर भी। अगर रिंग में केवल 2 ही एटम पर लगे हुए एटम्स और ग्रुप डिफरेंट हैं तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे और एन की वैल्यू क्या लोगे? 1। यहां पर ये दोनों भी जीआई करवा सकते हैं, ये दोनों भी करवा सकते हैं, तो यहां फॉर्मूला नहीं लगेगा। देखो एक से मतलब 2 से ज्यादा एटम अगर जीआई करवा सकते हैं तो फिर फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। वापिस आओ। केवल 2 ही एटम ऐसे हैं जो क्या करवा सकते हैं? जीआई। केवल 2 ही एटम ऐसे हैं रिंग में जो क्या करवा सकते हैं? देखो इधर भी 2 ही एटम थे ना रिंग में जो जीआई करवा सकते हैं, तो हम फॉर्मूला आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा एटम जीआई करवा रहे हैं जैसा कि इसमें, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। फिर सर कैसे फाइंड आउट करना है इसमें जीआई? नीट के सिलेबस की बात ही नहीं है। पढ़ाने वाले पढ़ाते होंगे पर अपने काम का नहीं है। ना अनअकैडमी के टेस्ट पेपर में कभी आएगा, ना नीट के टेस्ट पेपर में कभी आएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जब भी रिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा जीआई में, 2 एटम की वजह से रिंग जीआई कर रही होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या यहां पर किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो हमने बड़ी आसानी से निपटा लिया है, मतलब बहुत अच्छे लेवल पर निपटा लिया है। इतने हाई लेवल पर तो नीट कभी जाता ही नहीं। चलिए
नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट जो हमारे सामने हेडिंग रहेगी दैट विल बी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगी दैट विल बी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये जीआई का आखिरी टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? आखिरी। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या बोल जाएगी? 10। ठीक है, सबसे पहले आप ये पॉइंट लिख देंगे, डायपोल मोमेंट। सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करूंगा? डायपोल मोमेंट, और आपको बेहतरीन लेवल पर डायपोल मोमेंट समझाऊंगा मैं। मतलब जीआई में जब डायपोल मोमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं आपको बहुत तकलीफ होती है। आज के बाद तकलीफ क्या हो जाएगी? खत्म। आपके जन्मों जन्मों के खानदान के जो डाउट है वो दूर हो जाएंगे। लेकिन बात ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो ज्योमेट्रिकल की करूंगा। कुछ लोग क्या करते हैं, हेडिंग तो लगाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीआई, वो पूरा डायपोल मोमेंट पढ़ा देते हैं, ओसी का भी पढ़ा देंगे, आईओसी का भी पढ़ा देंगे। मैं डायपोल पढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डायपोल मोमेंट की बात करने के लिए आया हूं। बाकी का डायपोल मोमेंट आपको आरडी सर पढ़ाएंगे। और वैसे भी हम आपस में कनेक्टेड चलते हैं कि बात आप बताएंगे, ये बात मैं नहीं बताऊंगा। ये बहुत अच्छा है, कॉम्बो का ये फायदा मिलता है कि अगर दो टीचर्स जो आपस में पढ़ाते हैं अगर उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, चीजों को डिस्कस करके पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे का बहुत फायदा होता है। और मान लो उनकी आपस में नहीं बनती है तो फिर निपटेगा बच्चा। होता है ना कि भाई मैं तो उसका चेहरा ही देखना पसंद नहीं करता, चेहरा देख लिया मतलब दिन खराब हो जाता है। अगर ऐसे दो टीचर एक साथ पढ़ाने लग जाएं तो वो उसको छीलेगा, वो उसको छीलेगा, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। फिर चलिए ये लिख दिया है, डायपोल मूवमेंट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बस इतना लिख के आपको रुक जाना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्या करता हूं? आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले मैं आपको डायपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, मान लीजिए हमारे सामने HCl मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? HCl। तो आप बताइए हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका ईएन ज्यादा होता है? बिल्कुल सही। तो मोर ईएन की वजह से इस पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इस पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। आप ये कह सकते हैं कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए। क्या हो गए? शिफ्ट। तो उसको शिफ्ट हो गए, उसको दिखाने के लिए हम इस प्रकार से एरो ड्रॉ करते हैं। ये एरो आपने कई बार ड्रॉ किया होगा। इसका मतलब समझिए। क्या समझिए? मतलब ये बताता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, जिसकी तरफ एरो जा रहा है। किसकी तरफ? क्लोरीन की तरफ। अगर आप गौर से देखोगे, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो बताओ ये किसका साइन दिखाई दे रहा है? प्लस का या माइनस का? प्लस का। तो ये डायपोल की डायरेक्शन बताता है केमिस्ट्री में कि डायपोल की डायरेक्शन प्लस टू माइनस होती है, प्लस टू माइनस होती है। और ये भी कह सकते हो, प्लस माइनस नहीं पहचानना चाहते तो हाइड्रोजन की ईएन क्या है? कम। तो आप बोल सकते हो इसकी क्या है? ईएन कम, लेस ईएन। और इसकी ईएन क्या है? ज्यादा। तो क्या बोल दोगे मेरे भाई? मोर ईएन। हाँ या ना? तो बताइए डायपोल की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? लेस ईएन टू मोर ईएन। क्लियर हो चुका है? इसी को ही हम डायपोल बोलते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो म्यू से लिखा जाता है, एंड ये होता है क्यू इंटू एल। क्यू इंटू डी भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एल इज द चार्ज सेपरेशन। जैसे यहां पर ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये तो क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड। और इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, वो क्या रहेगा? लेंथ, चार्ज सेपरेशन, दैट इज एल। और हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में वो क्या रहेगा? बॉन्ड लेंथ। हाइड्रोजन क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वही तो चार्ज सेपरेशन है, एल है। आगे बात समझ में? चलिए अब आते हैं, जो आपका म्यू होता है दैट इज डायपोल मोमेंट। ये होता है कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर जो एडिशन और जो सब्सट्रैक्शन के रूल लगेंगे वो वेक्टर वाले लगेंगे। जो ट्रायंगुलर लॉ आपने पढ़ा होगा, वेक्टर एडिशन +1 के अंदर, वो रूल लगेंगे यहां पर। लेकिन आपको इतना ज्यादा नहीं परेशान होना है। फिजिक्स का नाम सुनते ही चेहरे जूते जैसे हो जाते हैं कि ये भी अब फिजिक्स पढ़ाएगा। बातें फिजिक्स की होंगी लेकिन आपको समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। अब आप ध्यान से सुनना, दो वेक्टर्स पर हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहां पर आपको डायपोल मोमेंट कभी भी कैलकुलेट नहीं करवाएगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, नहीं, कंपैरिजन करवाएगा कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है और किसका कम है। हमें एब्सोल्यूट वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं होता। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट क्या है डायपोल मोमेंट, हमें रिलेटिव वैल्यू में इंटरेस्ट होता है कि किसका ज्यादा और किसका कम।
और उसको हम बहुत सिंपली कंपेयर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़े से फिजिक्स के रूल बताता हूं। मान लीजिए दो डायपोल है, एक हमारे सामने रहेगा म्यू1, एक हमारे सामने रहेगा म्यू2। अगर वो किसी एंगल पर है तो हम उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, म्यू नेट कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स का है बताएंगे। अंडर द रूट कैसा रहेगा, म्यू1 का स्क्वायर बिल्कुल सही, म्यू2 का स्क्वायर बिल्कुल सही, 2 म्यू1 म्यू2 कॉस थीटा। पक्का। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, जब थीटा कितना हो 0 डिग्री। तो बताओ दो वेक्टर्स का मैक्सिमम रिजल्ट कब मिल सकता है, जब वो 0 डिग्री पर हो। किस पर हो, 0 डिग्री पर। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, अगर उनके बीच के एंगल कितने हैं, थीटा कितना है, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें दोनों के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री, तो म्यू जो नेट मिलेगा, हम तो डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, म्यू जो नेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। क्या ये बात सही है? बताइए कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 कौन बोल रहा है, गधन तोड़ दूंगा राक्षस। -1। पक्का। तो आप बताइए ये रिजल्टेंट मिनिमम कब आएगा, जब वो 180 पर हो। यानी कि अगर अपन बात करना चाहें दो वेक्टर्स मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कितने के कितने एंगल पर हैं, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस केस में म्यू जो नेट मिलेगा, म्यू जो नेट मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे भाई, मिनिमम। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब अगर अपन बात करें इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो, ये तो एंगल है, अगर एंगल 180 का है तो रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलेगा, मिनिमम। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाए, सेम, अगर म्यू1 इज इक्वल टू म्यू2 हो जाए तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। क्या आएगा, 0। यानी कि ये मिनिमम 0 कब हो जाएगा, जब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आप बताइए म्यू मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा 0 डिग्री, और म्यू मिनिमम कब मिलेगा, जब थीटा 180 डिग्री। अब मिनिमम और मैक्सिमम की बातें हो गई हैं, अब जो भी इनके अलावा जो एंगल होंगे वो इन बिटवीन मिलेंगे। मैक्सिमम डबल हो सकता है अगर ये और ये वैल्यू क्या हो जाए, सेम। तो आप यहां पर पुट करो, म्यू1 की जगह म्यू, म्यू2 की जगह भी म्यू, यहां पर भी अगर अपन म्यू म्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, ट्यू म्यू। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैक्सिमम डबल हो सकता है, आगे बात सामने। मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, बाकी इन दोनों के बीच में ही आएगा। छापिए, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। जल्दी का मतलब होता है जल्दी। प्रसाद ने पूरा सही जवाब दिया है, सरनेम की बजाय आगे का नाम लिखो तो बेटर है। जैसे कल हम सब लोग यूट्यूब पर लाइव आए थे, तो जो रियल नेम से आए थे उनके नाम लिए गए। देखो कितना अच्छा लगता है ना, कोई किसी का नाम लेता है। नाम से अगर आप बोलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को। और जो फेक आईडी बना के आ रहे थे उनको बहुत दुख हुआ कि आज रियल नाम से आता तो मेरा नाम यहां पर बोला जाता। ऐसे आज फिजिक्स वाले सर लोग चले हुए हैं। ये इस प्लेटफॉर्म के नुकसान है तो बेनिफिट भी है। डिजिटल बोर्ड बेनिफिट क्या है कि टीचर फ्री है पढ़ाने के लिए, फ्री है। आप समझिए, हम प्रीवियस इंस्टीट्यूट में थे, सिलेबस खत्म, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह 10 किलोमीटर दूर है, बच्चा कभी मिल ही नहीं सकता, डाउट नहीं पूछ सकता, बच्चे से वापस कनेक्ट नहीं हो सकते। यहां पर हम बहुत कनेक्टेड रहे हैं, स्पेशल क्लासेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते रहे हैं। मान लो पढ़ाते, जेई मेंस के पेपर हुए और हमें लगा यार ये क्वेश्चन तो अच्छा है, नीट में आ सकता है, बट इसको बच्चों तक कैसे पहुंचाऊं, स्पेशल क्लास के थ्रू पहुंचा सकते हैं। तो बेनिफिट भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं।
आपके लेवल पर कोई नुकसान नहीं है, हमारे लेवल पर कुछ हो सकता है, अलग अलग है ना, किसी के नुकसान में किसी का फायदा भी छुपा होता है। आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये सब आपसे नहीं पूछने वाला हूं, ये तो मैंने केवल चीजें समझाने के लिए ऐसी बातें की हैं। मैं अब वापिस आता हूं अपने क्वेश्चंस पर। क्लियर? ये लीजिए क्वेश्चन हमारे सामने है, लिखा हुआ है ब्यूट टू इन। ब्यूट टू इन दो कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है, एक तो सिस और एक ट्रांस, ये जीआई शो कर सकता है। क्लियर? तो अब हम इनके डायपोल मोमेंट कंपेयर करने वाले हैं। हम कंपैरिजन केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ही करेंगे, बाकी डायपोल मोमेंट के बारे में आरडी सर आपसे बात करेंगे। ठीक है? तो देखिए पहले ये क्या, ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, यस। और ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, यस। और ये एक दूसरे के क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। पक्का? ठीक। अब ध्यान से सुनना, अगर अपन बात करें तो इसी प्रकार से तो हम सिस ट्रांस डिसाइड करते हैं। आप ऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी को क्या कर सकते हो, इग्नोर। क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी पर बात करना है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए क्या है, sp3, बिल्कुल सही जवाब दिया है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए, sp2। ऐसे ही इसकी भी बताओ, sp2। ऐसे ही इसकी भी बताओ, sp3। पक्का? यस। अब ईएन का बताओ ऑर्डर। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में पूछूं कौन से कार्बन की ईएन सबसे ज्यादा, sp, उसके बाद sp2 और उसके बाद sp3। अरे दिमाग से पैदल लोगों भूल गए हो क्या? मोर विल बी द परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर विल बी द ईएन। पक्का? यस। तो ये रहेगा। अब बताओ ये sp3 या sp2 किसकी एन ज्यादा है? इसकी एन ज्यादा है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहां क्या लिखूंगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो डायपोल की डायरेक्शन यही होगी कि नहीं होगी? पक्का? यस। उसमें बताओ यहां पर क्या लिखूंगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, डायरेक्शन यही होगी क्या? आप मुझे बताओ क्या यहां पर ये दोनों डायपोल का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग है? देखो sp2 sp, तो ईएन डिफरेंस इधर भी सेम, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम। बॉन्ड लेंथ, हमारा चार्ज सेपरेशन क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड किस किस के बीच बना है, sp3 कार्बन और sp2, और ये भी sp3 कार्बन और sp2। बॉन्ड लेंथ भी बराबर है, मतलब चार्ज सेपरेशन भी बराबर है, मतलब ये मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम। तो आप बताइए क्या ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? यहां पर मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जीरो नहीं होगी यहां पर। क्यों? क्योंकि ये 180 पर नहीं है। तो यहां पर म्यू क्या रहने वाला हमारे सामने, म्यू रहेगा नॉन जीरो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है मेरे भाई? इधर बताइए इसकी डायरेक्शन अब दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, ये रहेगी, और इसकी डायरेक्शन ये रहेगी। बताओ दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। पक्का? और एंगल 180, जब सेम मैग्नीट्यूड के 180 पर आएंगे कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर? तो यहां पर म्यू क्या रहेगा आपका, म्यू रहेगा जीरो। पक्का? तो अब अगर आपसे पूछा जाए इस केस में म्यू सिस ज्यादा रहेगा या म्यू ट्रांस ज्यादा रहेगा, क्या ख्यालात हैं? म्यू सिस विल बी ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। अब बच्चे शॉर्टकट निकाल लेते हैं, अच्छा मैं ऐसे याद रखूंगा, नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? बताइए अगले क्वेश्चन में किस प्रकार की बातें होंगी। यहां पर है 1 क्लोरोप्रोपीन, तो देखिए यहां पर Cl लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं sp3 कार्बन से ज्यादा ईएन किसकी होती है, क्लोरीन की। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, sp3 कार्बन से ज्यादा ईएन किसकी होती है, क्लोरीन की। sp3 कार्बन की ईएन जो होती है वो 2.5 के आसपास होती है, और क्लोरीन की जो होती है 3.0 के आसपास। क्लियर? तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इधर जो डायपोल की डायरेक्शन आएगी वो कैसे आएगी, यहां पर क्या मिलेगा आपको, पार्शियल पॉजिटिव, और यहां पर क्या मिलेगा, पार्शियल नेगेटिव। तो डायपोल की डायरेक्शन ये आएगी। और इधर अगर अपन बात करना चाहें तो ये sp2 कार्बन है, यस, और वो कैसा कार्बन है, sp3। तो किधर जाएगी डायपोल की डायरेक्शन, इधर, लेस ईएन टू मोर ईएन। अब सबसे पहले बताओ क्या ये दोनों डायपोल एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, पहली बात इनका मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है, और चार्ज भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन का अलग मामला है, इनका मामला अलग है। तो मैग्नीट्यूड बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग एटम्स का डायपोल है, नहीं हो सकता सेम। तो ये कैंसिल आउट तो किसी भी हालात में नहीं कर सकते। ये 180 पर होते ना तो भी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि 180 पर भी वेक्टर कब कैंसिल करते हैं,
जब उनका मैग्नीट्यूड सेम। पक्का? तो ये तो कंफर्म है कि यहां पर म्यू क्या रहने वाला है, नॉन जीरो। पक्का? यस। इधर आओ, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन वाला है। इधर बात कीजिए, यहां पर इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये, और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये। दोनों वेक्टर किसमें है, सेम डायरेक्शन में। दोनों के बीच में जो थीटा है, बताओ थीटा कितना है, 0 डिग्री। और इस केस में भी म्यू क्या रहेगा, नॉन जीरो। लेकिन एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे पूछूं इसका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा कि इसका रिजल्टेंट ज्यादा आएगा, जब दो वेक्टर 0 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट ज्यादा, और जब दो वेक्टर 180 पर होते हैं तो रिजल्टेंट कम। पक्का? तो बताइए आप यहां पर क्या कह सकते हैं, म्यू ट्रांस इज ग्रेटर देन म्यू सिस। तो ऊपर जिसने जुगाड़ बनाया था कि भाई साहब सिस का ज्यादा और ट्रांस का कम, उसका जुगाड़ तो अभी फैल गया। तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, जुगाड़ बनाने की कोशिश ना करें। शॉर्टकट विल कट यू इन शॉर्ट। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। अब देखो, जब पीछे का बैकग्राउंड क्लियर हुआ तो अब चीजें आसान लगने लगी कि नहीं लग रही। तो कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, बस उसको आपने बेसिक से समझा नहीं होता है। तो अब ऐसे कोई शॉर्टकट नहीं बनाओगे ना कि सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है, कुछ भी नहीं। सामने जब आएगा तभी बात होगी भाई। निपटा दिए हो क्या, या खुद ही निपट गए हो? अब निपटाया क्या? क्या डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल की शेप पर डिपेंड करता है? यस। इन दोनों की शेप ही तो अलग है। इनके दोनों मिथाइल किधर हैं, सेम साइड, और उसके कहां है, अपोजिट साइड। स्पेस में ही तो अलग होते हैं वो, स्पेस में ही तो अलग होते हैं। आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी जल्दी लिखो भाई, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो। इस तरीके से कहीं मुलाजिम भी नहीं लिख पाएंगे हम। अब सारे कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ के आए हो भाई साहब, केमिस्ट्री आए ना आए, इंग्लिश बहुत बढ़िया रहती है आप लोगों की। ना हिंदी जानते हो, ना उर्दू जानते हो, ना पंजाबी जानते हो, इंग्लिश भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं जानते हो। इंग्लिश का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंग्लिश मैं ज्यादा अच्छी नहीं जानता। मैं जब से पैदा हुआ हूं मैं इंग्लिश पर अत्याचार ही कर रहा हूं। अंग्रेजों ने इतना भारत के साथ अत्याचार नहीं किया होगा 100 सालों में, जितना मैं पिछले 30 सालों में उनके साथ कर चुका हूं। मेरी अंग्रेजी सुन के दो चार अंग्रेज तो बेहोश हो जाएंगे कि हम इतने साल इनके यहां रहे लेकिन ये सीखे नहीं। सिखा तो हमें कोई भी नहीं सकता। निपटा दिया है क्या? चलिए आगे बढ़ सकता हूं? नहीं, रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्टेड। अगले क्वेश्चन पर लीजिए भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रसाद का कहना है सर मैं वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड में हूं सर। तो देखिए हमको वेस्ट बंगाल से भी देखा जा रहा है, ये भी बेनिफिट है हमारा। हाँ, ये इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट है। कोटा की टॉप फैकल्टी से अब कहीं पर भी बैठा हुआ बच्चा पढ़ सकता है। वैसे आपको बता दूं, हर कोई अपने को टॉप ही मानता है, ये भी क्लियरिटी है। हर इंस्टीट्यूट ये कहता है टॉप फैकल्टी तो हमारे पास है। कोई लिखता है कि हमारी फैकल्टीज नॉर्मल है, आप एडवर्टीजमेंट सुनो, कोटा टॉप फैकल्टी, कोटा टॉप फैकल्टी।
सारे ही टॉप है भाई। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है। अब अपना दिमाग चलाएंगे आप लोग, मुझे नहीं पता है। शेप देख लेना मॉलिक्यूल की, शेप नहीं देखे तो सुलट जाओगे। हवा में रहे तो हवा में निकल लोगे। जो ज्यादा हवा में रहते हैं वो भगवान के ज्यादा नजदीक होते हैं और भगवान को प्यारे हो जाते हैं फिर वो। पहले बताइए क्या यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है? पहला सवाल। लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे हैं? और ओड है तो टर्मिनल वैलेंसी सेम प्लेन में कि परपेंडिकुलर प्लेन में? सेम प्लेन में कि परपेंडिकुलर प्लेन में? किस में रहेंगी? सेम प्लेन में। पक्का? यस। तो ये Cl और ये HH ये चारों के चारों एक ही प्लेन में है। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? डायपोल की ये रहेगी। इधर ये डायरेक्शन क्या रहेगी? ये रहेगी। बताइए कितने के एंगल पर हैं? 180। मैग्नीट्यूड सेम है क्या? अरे सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड हो तो समझ लो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम, एंगल कितना है? 180। तो म्यू क्या रहेगा यहां पर? 0। नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए इसके बारे में क्या ख्यालात हैं? ये इधर रहेगा, यस। ये इधर रहेगा, यस। मैग्नीट्यूड सेम बट एंगल 180 का नहीं है। अगर एंगल 180 का नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो म्यू क्या रहेगा मेरे भाई? नॉन जीरो। और अगला क्वेश्चन आपके दिमाग की नसें खोल देगा। जीरो है या नॉन जीरो है? हाँ तो कोई बात नहीं, डायपोल तो बता सकते हैं ना। जीरो है कि नॉन जीरो है? नॉर्मल जो देख रहा है उसको दोनों फ्लोरीन 180 पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं स्टीरियो मतलब नजरों का धोखा, या खुली आंखों से धोखा होता है मेरे भाई। अगर यहां पर ये फ्लोरीन ऐसे लगा दिया है तो यहां पर ये आप जानते हैं कहां पर रहेगा? वेज पर। और ये कहां रहेगा? डैश पर। कुछ याद है कि सब बुला दिया? लगातार नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन, तो ये जीआई नहीं करता था क्योंकि इसकी टर्मिनल वैलेंसीज वर इन परपेंडिकुलर प्लेन। तो आप बताइए एक डाइपोल आपके सामने इधर है और एक डाइपोल आपके सामने उधर है, क्या दोनों के बीच में एंगल 180 का है? अरे हाँ या ना बोलो। क्या दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 180 का है? नहीं, 90 का। तो 4 पेन दो जल्दी से मुझे, कैप वाले देना दो, एक और दो। चलिए अब देखिए क्या है हालात। हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपको कितनी बार बता दूं उससे कोई फर्क, हर बार आपको बात नहीं लगती है। बाजू वाले से पूछते हो कब बताया इसने, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। देखिए अगर इन दोनों वैलेंसी की अगर अपन बात करना चाहें तो दीज वैलेंसीज आर इन परपेंडिकुलर प्लेन। जब हम क्यूमुलेटेड पॉलिन्स की बात कर रहे थे तब ऐसी बातें आई थी। अगर ये वाली दोनों वैलेंसीज की बात करें तो ये किस में है? आपके इस प्रकार से कौन से प्लेन में है? वर्टिकल। पक्का? और वो दोनों वैलेंसीज किस में है? हॉरिजॉन्टल। ऐसे है। तो आप देखो ये जो ब्लू वाला है इसको क्या मान लो? Cl। और इधर जो अगर अपन बात करना चाहिए रेड वाला है इसको क्या मानो? Cl। तो बताओ ये दोनों डाइपोल 180 पर तो नहीं है, तो कैंसिल आउट। तो अब बताओ क्या सच में मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उसकी शेप पर डिपेंड करता है? यस, क्योंकि शेप ऐसी है कि जीरो भी बना सकती है और नॉन जीरो भी। तो इस केस में भी ये हमारा क्या रहेगा? आंसर। ये भी क्या रहेगा? आंसर। अब आ जाता हूं ट्रिपल बॉन्ड पर। किस पर आ जाता हूं? ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर आ जाता हूं। ट्रिपल बॉन्ड का एक बहुत अच्छा शॉर्टकट देता हूं। अगर दोनों साइड जो एटम्स लगे हुए हैं वो क्या है? सेम, तो यहां पर बताओ एंगल कितना रहेगा डाइपोल के बीच में? एंगल बताओ। 180। तो मैग्नीट्यूड सेम आते ही 0, और मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ तो नॉन जीरो। तो दोनों साइड लगे हुए सेम है तो म्यू क्या बोल देना? 0। अगर दोनों साइड अलग अलग एटम या ग्रुप लगा दिए हैं, मान लीजिए यहां लगा दिया है A और वहां लगा दिया है B, तो म्यू क्या रहेगा आपका? नॉन जीरो। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप बताइए अगर मैं आपसे इसका डाइपोल मोमेंट पूछूं, इसका डाइपोल मोमेंट पूछूं, ध्यान से सुनना, चीजों को रटना नहीं है। तो ए कार्बन कैसा है? sp3। ए कार्बन कैसा है बता तो दो दिमाग से पैदल लोगों। और ये कैसा है? sp। पक्का? तो यहां पर डायरेक्शन ये रहेगी,
क्यों रहेगी सर? आपने हमसे बिना पूछे डायरेक्शन क्यों बनाई? अरे लेस EN टू मोर EN। पक्का? इधर डायरेक्शन क्या रहेगी? ये लेस EN टू, बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में है, कार्बन कार्बन sp3 sp, कार्बन कार्बन sp3 sp, सेम एटम्स के बीच में, मतलब डायपोल का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन 180। कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो म्यू क्या मिलेगा इसका? तो ऊपर बता तो दिया मूर्खो, यही तो बात बता रखी है मैंने। अब अगले दो क्वेश्चन सॉल्व करो। अगले दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में म्यू जीरो की नॉन जीरो? सेम है दोनों साइड, सो म्यू विल बी जीरो। इसमें बताओ अलग है दोनों तो क्या रहेंगे? नॉन जीरो। पक्का? यस। तो हमारा आंसर ये भी जाएगा, हमारा आंसर ये भी जाएगा। सुलटा दिया है क्या मेरे भाई, या खुद ही सुलट गए हो? मैं बता दूं मॉड्यूल के क्वेश्चंस अलग होंगे, मतलब अपने जो मॉड्यूल और ELP में होंगे वो क्वेश्चंस क्या होंगे? अलग। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि भाई साहब मॉड्यूल के क्वेश्चन उठा के नोटबुक में करवा दूं और तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाए और आप खुशियां मनाते हुए घूम रहे हो और फाइनल पेपर में ना बने आपसे। अपन उन मास्टरों में से नहीं है। आपको टाइम पर बता देंगे, आपको नहीं चमक रहा है, क्या डिसीजन लेना ले लो। यही कंटिन्यू करना है कि कहीं दूसरी जगह भटक के फिर वापस आगे कंटिन्यू करना है? अपन सीधा बोलते हैं। निपटा दिया है। आपको इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलेगी ही नहीं। हर चीज को बहुत सोच समझ के यहां डिलीवर किया जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि टू द पॉइंट नीट की बात होती है। आगे बढ़ सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने अगला रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टेबिलिटी। क्या रहेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की स्टेबिलिटी। पहले ये पॉइंट जल्दी से लिख लेंगे। इसमें जो जर्नली लिखा हुआ है उसको क्या कर लेंगे? अंडरलाइन। क्योंकि केमिस्ट्री में भाई साहब हर चीज हर जगह वैलिड नहीं होती। यहां कभी मास्टर ऑलवेज बोल देना तो तुरंत उसके चरण स्पर्श कर लेने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलवेज जैसी चीजें कभी कभी रेयरली आती है। क्या कह रहा है? सिस मोलिक्यूल इज जनरली लेस स्टेबल देन ट्रांस मोलिक्यूल, एज इन सिस मोलिक्यूल देयर इज रिपल्सन बिटवीन द ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ RRS, रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? RRS। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। अगर रिपल्सन है तो स्ट्रेन बढ़ेगी, स्ट्रेन बढ़ेगी मतलब एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी मतलब स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, चलिए निपटा दिया है क्या? आगे बढ़ सकता हूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दो आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर, चेक कर लो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे भाई? ट्रांस। केवल इतना सा फर्क है कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड वी वांट टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी, कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनते रहेंगे। जहां पर भी आपको डाउट आए आप बिंदास पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं है और कोई ईगो प्रॉब्लम भी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं क्या समझ में नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा दिमाग कैसा भी हो, सामने वाला का तो दिमाग होना चाहिए। ये मैंने अपने आप को सेफ साइड कर लिया है। आप बताओ सबसे पहले, क्या ये आपको समझ में आया कि कॉन्फ़िगरेशन सिस है? अब देखो क्या कह रहा है कि सिस इसलिए लेस स्टेबल होते हैं नॉर्मली, क्यों? क्योंकि उसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करता है, बल्कि ग्रुप RRS के किधर होते हैं? सेम साइड। अगर मैं आपसे पूछूं H और CH3 में किसकी साइज ज्यादा होगी? CH3। CH3 एक बड़ा ग्रुप होता है। तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड के जो CH3 है वो दोनों किधर है? एक ही साइड आ गए कि नहीं आ गए? तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टेरिक स्ट्रेन। क्या देखने को मिलेगा? स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन का दूसरा नाम आप क्या बोल सकते हैं? वंडरवॉल रिपल्सन। क्या बोल सकते हैं आप? वंडरवॉल रिपल्सन भी बोल सकते हैं। तो वंडरवॉल्स रिपल्सन या स्ट्रेन की वजह से यहां पर अगर अपन बात करें तो ये मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। नेक्स्ट में इसमें देखो ध्यान से, जो बल्कि ग्रुप्स है, दैट इज CH3 अपने आप में कैसा ग्रुप है? बल्कि। अब देखो इस CH3 के एक साइड CH3 दूसरी साइड क्या है? हाइड्रोजन।
इस CH3 को देखो, इधर भी हाइड्रोजन, उधर भी हाइड्रोजन, बल्कि ग्रुप के बाजू में बल्कि ग्रुप है ही नहीं, तो यहां पर रिपल्सन क्या होंगे, कम। रिपल्सन कम तो एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। तो नॉर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होता है आपका, ट्रांस। नॉर्मली ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, हमने जर्नली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जर्नली। हमेशा ऐसा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट पर ही हम बात करते हैं। नेक्स्ट को अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, Gi। पक्का, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन बताओ कौन सी है इसकी, सिस। कैसे बताई सर आपने, अबे दोनों मिथाइल सेम साइड है ना। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ जल्दी से, कौन सी है, ट्रांस। तो बच्चा तो घर से रट के गया था कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस। ऐसा हमेशा नहीं होता, आपको देख लेना चाहिए। देखिए अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर एक साइड में कौन है, एमी। एमी, एमी का मतलब क्या होता है, मिथाइल। साइज में बता देता हूं, क्या बता देता हूं, साइज। बेटा साइज जो आपका इथाइल ग्रुप होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू मिथाइल। इथाइल ग्रुप की साइज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मिथाइल। पक्का। तो देखो अब यहां पर कौन है, एक साइड मिथाइल, मिथाइल। लेकिन वहां पर देखो, यहां पर एक साइड कौन आ गया है, इथाइल और मिथाइल। पहले भी बल्कि बल्कि एक साइड थे, लेकिन मिथाइल की साइज क्या थी, कम। अब बड़ा वाला ग्रुप आ गया है इसके साइड, तो रिपल्सन क्या हो जाएंगे, ज्यादा। अगर आपसे पूछा जाए रिपल्सन यहां पर ज्यादा है, रिपल्सन यहां पर ज्यादा है, तो यहां पर तो मिथाइल मिथाइल के बीच में रिपल्सन है, और यहां पर इथाइल और मिथाइल के बीच में रिपल्सन है, तो यहां रिपल्सन क्या है, ज्यादा। रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो इस बार कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला। आगे बात समझ में, यहां तक छापेंगे, आगे बढ़ेंगे, नोट वाला पॉइंट मैं बताऊंगा, छापिए। अगर कुछ भी ना बोले, स्टेटमेंट दे दे, जर्नली ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो ठीक है, जर्नली चलेगा। स्टेटमेंट में तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई, निपटा देना है, निपटना नहीं है। और जल्दी का मतलब जल्दी। आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर को क्या बुला देंगे हम, टैन। ऑनलाइन वालों ने निपटा दिया है, डॉक्टर भी ज्वाइन कर चुके हैं हमको। फुल नाम नहीं पता है, डॉक्टर पूरा नाम बताओ। डॉक्टर प्रियांश आ चुके हैं। डॉक्टर तो पहले बना देते हैं, मतलब मैंने काम किया है ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट,
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, बस थोड़ा सा डॉक्टर प्रियांश के बारे में बातें चल रही थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहे तो इसमें देखो, अब अगर पाई बॉन्ड रिंग के अंदर है तो खेला अलग रहेगा। ये जो पाई बॉन्ड है, ये कौन से पाई बॉन्ड है? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। और एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड सिस में ज्यादा स्टेबल रहेगा या ट्रांस में ज्यादा स्टेबल रहेगा, दैट विल डिसाइड द रिंग साइज। और ये डेटाबेस बात आपको याद होना चाहिए, ध्यान सुन लेना। एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड के बारे में बातें हो रही है। इफ, ध्यान से सुनना, इफ रिंग साइज इज, इफ रिंग साइज, अगर अपन बात करना चाहें, रिंग साइज आपकी कितनी है? 8 से 11 तक है। रिंग साइज कितनी है? 8 से 11 तक। तो ध्यान रखिएगा, सिस ज्यादा स्टेबल मिलेगा, किससे? ट्रांस से। क्योंकि आप जानते हैं ना, 8 मेंबर्ड रिंग में पहली बार पाई बॉन्ड, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड ट्रांस में आता है। बताया था ना एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड में जीआई, तो पहली बार ट्रांस में बन तो जाता है, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है ड्यू टू स्ट्रेन। तो अगर एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड है तो 8 से 11 तक वो किस में ज्यादा स्टेबल रहेगा? सिस में। ये याद रखना आपको। और अगर अपन बात करना चाहें, इफ रिंग साइज इज, इफ रिंग साइज अगर अपन बात करना चाहें, इफ रिंग साइज इज अगर ग्रेटर देन क्या है? 11, 11 से क्या है? ज्यादा, तो उस केस में फिर से कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस। अगर रिंग साइज 11 से ज्यादा है, यानी कि 12 है या 13 है, तो उस केस में वापस से ट्रांस ज्यादा स्टेबल हो जाता है। एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड के अंदर दो बातें कौन डिसाइड करता है? रिंग साइज। वापस सुनेंगे, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड के अंदर दो बातें कौन डिसाइड करता है? रिंग साइज। बात नंबर 1 कि वो जीआई करेगा या नहीं करेगा। अगर वो 8 या 8 से बड़ी की रिंग है तो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड जीआई करेगा। दूसरा, सिस ज्यादा स्टेबल है या ट्रांस? अगर रिंग 8 से 11 तक है तो सिस ज्यादा स्टेबल होगा, और 12 और 12 के बाद अगर अपन बात करें तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। ग्रेटर देन 11 लिखा है ना मैंने, मतलब 11 नहीं, 11 से ज्यादा होना चाहिए। जल्दी से छापेंगे, फिर आगे दो क्वेश्चन जो लिखे उनका जवाब देंगे। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। जल्दी का मतलब होता है जल्दी, बिना जूते जैसा चेहरा बनाए हुए। वो अभी बाद में बनाएंगे अपन ना, पहले नोट के नीचे लिखना बेटा। ये फिर जीओसी में आएंगे जब हम एचओसी कंपेयर करेंगे, एचएच कंपेयर करेंगे, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और फिर आप एकदम गजनी स्टाइल निकलेंगे कि ये कब पढ़ाया आपने। हमें तो नहीं पढ़ाया, किसी और को पढ़ा के आए होंगे आप पढ़ाएं और मैं भूल जाऊं, ऐसा तो हो ही, इसका मतलब आपने पढ़ाया नहीं। निपटा दिया है क्या, या खुद निपट गए हो? अब बताओ, पहले वाले में सिस ज्यादा स्टेबल की ट्रांस? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड है। कैसा है? एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड है। देखो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है ये? दोनों हाइड्रोजन किधर हैं? सेम साइड, सिस कॉन्फ़िगरेशन में। और वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? ट्रांस। रिंग के अंदर का पाई बॉन्ड है तो रिंग साइज डिसाइड करेगी। रिंग साइज बताइए कितने की है इसमें? अरे बताओ, रिंग कितने की बनी हुई है? 8। 8 से 11 कौन ज्यादा स्टेबल होता है? सिस। तो इसी की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अगले में बताइए, ये पाई बॉन्ड कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है मेरे भाई? अरे बता तो दो जल्दी से, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? सिस। और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? ट्रांस। रिंग साइज तो डिटरमाइन कर लो जल्दी से, काउंटिंग तो आती होगी, कितने की है? 10। 10 भी सिस ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? तो इस केस में भी ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में है और ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है, यही ज्यादा स्टेबल रहेगा। पक्का? चलिए, अब मैं एक नाम लिख रहा हूं। एक आपको दिया गया है सिस, एक आपको दिया गया है ट्रांस। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? मैं जूता निकाल के मारूंगा। भांग पी के आए हो क्या? डूडेक कितने कार्बन है? तुम्हारे बारे में का हो जाएगा जुगाड़। कितने कार्बन है? क्या बोला है?
अगर रिंग साइज 11 से ज्यादा की है तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ट्रांस। तो इस बार वापस वही आ जाएगा, ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस। ट्रांस विल बी मोर स्टेबल देन सिस। आगे बात समझ में? चलिए जल्दी से निपटा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू होगा भाई, 4 से 5 लेक्चर लेगा, गलती से भी कोई क्लास मिस मत कर देना, ठीक है। चलिए क्लास एंड कर दूं क्या? कोई कैमरे के सामने आके कलाकारी मत करके जाना, फिर रिकॉर्ड हो गया गर्दन तोड़ दूंगा मैं। तो आप में से कोई क्लास एंड कर देना।